व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल, सब बढ़िया? कितने खुश हो रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो कि सर ग्रुप 18 पर आ चुके हैं, ग्रुप 17 खत्म हो चुका है एंड फाइनली हम लोगों का पी ब्लॉक एलिमेंट खत्म होने वाला है, फाइनली खत्म होने वाला है। बट अभी रुको ज़रा, सब्र करो, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। आज तो हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स। सो नाउ गाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब प्यारे बच्चों, ग्रुप 18 एलिमेंट्स यानी हम लोग पी ब्लॉक में कहां पहुंच चुके हैं? ग्रुप 18 के अंदर। ठीक है गाइस, तो क्या होता है ग्रुप 18? चलो इसके बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं गाइस। ये ग्रुप के अंदर आपको सारी की सारी गैसेस मिलेंगी। इस ग्रुप के अंदर आपको जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे सारी गैसेस मिलेंगे। दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर गैसेस। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ? यानी ग्रुप 18 के अंदर ऐसा कोई लफड़ा नहीं है जैसा ग्रुप 17 में आपको दिखा था कि पहले फ्लोरीन क्लोरीन गैस, फिर ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां सभी कौन है? गैस है। दूसरी बात, ऑल ऑफ देम आर मोनो एटॉमिक गैसेस। यानी यहां पर अगर आप किसी भी एलिमेंट को उठाकर देखोगे पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम ग्रुप 18 के अंदर सारे के सारे क्या है? मोनो एटॉमिक गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? कौन कौन मिलेगा आपको इस ग्रुप के अंदर? आपको इस ग्रुप के अंदर मिलेगा हीलियम यानी कि He, आपको मिलेगा नियॉन यानी कि Ne, आपको मिलेगा आर्गॉन यानी कि Ar, देन आपको मिलेगा हीलियम नियन आर्गन, देन आपको मिलेगा क्रिप्टॉन दैट इज Kr, देन आपको मिलेगा जेनॉन यानी कि Xe, एंड आपको मिलेगा रेडॉन यानी कि Rn। सो इतने सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। वैसे एक बात बता दूं, एक और एलिमेंट इसके अंदर होता है ऑर्गेनेसॉन। ऑर्गेनेसॉन, ये ऑर्गेनेसॉन OG बिल्कुल लेटेस्ट इसका नेम रखा गया है। इट इज नेम्ड लेटेस्टली इन 2016। ये बात आप लोग सब जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये यूजुअली कहीं पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि इसको क्या करना पड़ के, जब रेडॉन की ताकत नहीं है पूरी तरीके से इस दुनिया में एग्जिस्ट करने की, तो ऑर्गेनेसॉन कहां से एग्जिस्ट करेगा, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये लोग आपको इस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेंगे। ये आप लोग स्टार बना के लिख लीजिएगा, ओगी, ओगी एंड द कॉकरोचेस। ओह वाव, ओगी मैन। तो आपको ये यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस ग्रुप के एलिमेंट्स को और क्या क्या बोला जाता है। सो these elements are called as inert gases and rare gases। मतलब आप कोई भी किताब पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि इन्हें इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस बोलते हैं। इनफैक्ट मेरे को बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम आपको पीट देंगे, हम आपकी पिटाई लगा देंगे क्योंकि आप नाइट्रोजन को, आप ऑक्सीजन को, आप हाइड्रोजन को इनर्ट गैस बोलते हो, पर वो तो रिएक्टिविटी करती है। प्यारे बच्चों, इनर्टनेस का मतलब होता है रूम टेम्परेचर पर किसी और के साथ रिएक्शन ना करना। मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे तुम्हारे पास में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, भाई ये तीनों गैसेस तुम्हारे रूम टेम्परेचर पर है। मान लो अभी तुम्हारे रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे रूम में ऑक्सीजन है? हाँ सर है। हाइड्रोजन है? हाँ सर होगी, कम मात्रा में होगी पर होगी। नाइट्रोजन है? हाँ सर ये होगी। तो क्या ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर N2O नहीं बना सकते रूम टेम्परेचर पे? लाफिंग गैस। मतलब कि अगर तुम्हारे रूम में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है और तुमने सांस ली तो यहां से आई नाइट्रोजन, यहां से आई ऑक्सीजन और एकदम रजनीकांत की पिक्चर की तरह दोनों टकराई और N2O में कन्वर्ट हो गई और तुम्हारे नाक में घुस गई। क्या बन के? N2O। फिर तो तुम हंसते रहोगे पागल जैसे। तो क्या ये रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर पे? नहीं। देयरफॉर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विल नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। अगर आपको इनको रिएक्ट करना है तो आपको कैटेलिस्ट लगेगा,
आपको हाई टेम्परेचर लगेगा, आपको हाई प्रेशर लगेगा, तब जाकर इनकी रिएक्शन होगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये रूम टेम्परेचर पे इनर्ट होते हैं। तो ठीक उसी तरह पुराने जमाने में इन ग्रुप के सभी, यानी इस ग्रुप के अंदर मिलने वाली गैसेस को इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस बोला गया था। लेकिन अब आप लोग इस बात को स्टार बना के लिख लीजिए दैट दीज नेम्स आर रॉन्ग नेम्स। इन्हें रॉन्ग नेम्स बोला जाता है, ये नाम गलत है, ये नाम देना इन एलिमेंट्स को, इन गैसेस को बिल्कुल सही नहीं है। आप इसे पूरी तरीके से गलत बोलेंगे, ठीक है। आप इसे मिसनोमर्स बोलेंगे। एक वर्ड मैंने चेक किया, एक वर्ड मुझे मिला, ये शायद जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। दे आर कॉल्ड एज मिसनोमर्स। व्हाट डू यू मीन बाय मिसनोमर्स? यानी कि रॉन्ग नेम। तो अगर आपसे कोई बोलता है दैट व्हाट आर द मिसनोमर्स, मिसनोमर नेम्स ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, तो आप दो ऑप्शन लगाएंगे, इनर्ट गैस एंड रेयर गैस। ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूं। इनर्ट गैस का मतलब नॉन रिएक्टिव, इनर्ट गैस का मतलब दे आर नॉन रिएक्टिव। लेकिन प्यारे बच्चों, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ जेनॉन एंड जेनॉन कंपाउंड्स, यानी हम लोगों को यह पता लगा कि जेनॉन नाम की एक गैस रिएक्शन कर सकती है और उसके बहुत सारे जेनॉन कंपाउंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। ये नाम गलत साबित हो गया। और रेयर गैसेस की बात करें, मतलब इनका हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी दुनिया में बहुत कम कंसंट्रेशन है। लेकिन अगर हम बात करें आर्गॉन नाम की गैस की, इसका 0.9% बाय वॉल्यूम ये एग्जिस्ट करती है इन एटमॉस्फेयर में। यानी आपके एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा अच्छा परसेंटेज आर्गॉन का देखा जाता है। तो ये कहां से रेयर हो गई फिर? दैट मीन्स इट इज नॉट रेयर। तो आप किसी भी ग्रुप का, यानी ग्रुप मतलब जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आ गए, आप उस पूरे ग्रुप का नाम कुछ तो भी रख दिया पुराने जमाने के हिसाब से। पुराने जमाने में जब तक जेनॉन के कंपाउंड्स नहीं पता थे, इसको इनर्ट बोला जाता था। लेकिन आज आप इन्हें इनर्ट नहीं बोल सकते। दीज आर नॉट इनर्ट्स बिकॉज इस ग्रुप के अंदर पाया जाने वाला जेनॉन रिएक्शन करता है, कभी कभी क्रिप्टॉन भी करता है। तो आप इस ग्रुप 18 एलिमेंट्स को आप इनर्ट गैसेस या इनर्ट ग्रुप नाम नहीं दे सकते। दे विल डू रिएक्शन, स्पेसिफिकली जेनॉन एंड क्रिप्टॉन। और अगर अपन बात करें रेयर गैसेस की, तो बेटा रेयर गैसेस क्या सभी रेयर गैसेस है? आपने अगर एक ग्रुप को नाम दे दिया रेयर ग्रुप, रेयर गैसेस ग्रुप, तो क्या पूरा ग्रुप रेयर है? नहीं, आर्गॉन तो काफी ज्यादा हाई परसेंटेज में। तो ये मिसनोमर्स कहलाते हैं। ये दो नाम गलत होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? पक्की बात? जरा इतना नोट कर लो, मुझे थोड़ी जगह की जरूरत है। यही वाला पोर्शन में रब करके फिर से नई चीज लिखूंगा, बट बिफोर दैट प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नाउ तो फिर सर इनको क्या नाम दिया जाना चाहिए? मतलब नाम तो दे दिया, आप इसे वैलेंस शेल के हिसाब से, आपने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपने इनको बोल दिया कि ये तो नॉन रिएक्टिव है, रेयर है, तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको क्या नाम दिया जाना चाहिए? तो गाइज नाउअडेज आप हमेशा ध्यान रखेंगे दैट नाउअडेज these elements are called as noble gases। अब आप देखो इनका नाम बदल के क्या हो गया? नोबल गैसेस। और जीरो वैलेंट गैसेस। कौन सी गैसेस? जीरो वैलेंट गैसेस। अब देखो ये दोनों नाम कितने सही बैठते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नोबल का मतलब भी तो नॉन रिएक्टिव होता है। नहीं बेटा मेरे प्यारे बच्चों, नोबल का मतलब होता है जो शांत हो, जबरदस्ती किसी को उंगली ना करे, लेकिन अगर तुम उसे करोगे तो फिर वो भी करेगा। समझ रहे हो? इनर्ट का मतलब करने का इच नहीं, अपन रिएक्शन इच नहीं करेगा, हट जा। जैसे ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करेगा इच नहीं, उसी प्रकार नोबल की अगर मैं बात करूं
तो नोबल गैसेस में, नोबल गैस का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द गैसेस विल नॉट डू रिएक्शन, नॉट डू एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, किसी प्रकार की रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ चुनिंदा रिएक्शन कर सकते हैं। नोबल गैस के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, नोबल बोलने में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि शायद कभी कभी कुछ रिएक्शन कर दे। तो नोबल गैस जो नाम मिला, दिस नेम इज ऑब्टेन फ्रॉम, मैं आपको यह भी सिखाऊंगा, दिस नेम ऐसा लिखना चाहिए मुझे, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नोबल मेटल। ये नाम कहां से मिला? ये नाम हमें नोबल मेटल से मिला। हमारे केमिस्ट्री में हमारे पास में दो नोबल मेटल्स होते हैं, एक होता है आपका गोल्ड और एक होता है आपका प्लेटिनम। दीज मेटल्स आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स विच नेवर डू रिएक्टिविटी, which never do reaction except in some special cases। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप यहां पर एक्वा रेजिया ले आओ, वो 3:1 के रेशियो में HCl और HNO3, तब गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्शन करते हैं। लेकिन बाकी ऐसे पड़े पड़े ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली रूम टेम्परेचर पे और कोरोजन हो गया, ऐसा इनके साथ देखने को नहीं मिलता। ठीक वैसी की वैसी स्थिति इन नोबल गैसेस की भी होती है। ये लोग तो कोई रिएक्शन नहीं करते, जेनॉन और क्रिप्टॉन भी रिएक्शन करने भागता नहीं है, लेकिन जब आप उसको कुछ स्पेशल कंडीशंस देते हो तब वो जाकर बहुत रेयरली, बहुत मुश्किल से रिएक्ट करके कुछ चुनिंदा कंपाउंड्स बनाता है, ठीक नोबल मेटल्स की तरह। तो जिस प्रकार ये नोबल मेटल्स हैं, इन गैसेस को नाम दे दिया गया नोबल गैसेस। और ये जीरो वैलेंट नाम कहां से पड़ा बेटा? जीरो वैलेंट नाम का मतलब होता है वो एलिमेंट्स जिनका कंप्लीट वैलेंस शेल हो, दैट दे हैव अ कंप्लीट वैलेंस शेल, दैट इज देयर वैलेंसी इज जीरो। इनकी वैलेंसी क्या हो? जीरो। मतलब दे डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे डू not require any electron to complete their octet। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइस, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, तो क्या आप इनर्ट गैसेस बोलोगे? गलत। क्या आप रेयर गैसेस बोलोगे? गलत। आप दो नाम दे सकते हो, आप उनको नोबल गैसेस बोलो और आप इसको जीरो वैलेंट गैसेस बोलो। और आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में इसको नोबल गैसेस ही नाम दिया गया है। एक नया नाम मैंने और सिखा दिया, जीरो वैलेंट। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे गुलगुलो, मेरे प्यारे बच्चों, और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे और थोड़ा आगे बढ़ सकूं। चलो ठीक है। हाँ, अब अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन की, तो आप लोग वैसे तो सब जानते हो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो इनको ग्रुप 18 के अंदर रखा जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थी, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था जूलियस थॉमसन। इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला कि व्हेन यू सी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, तो टुवर्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट आपको कौन मिलते हैं? आपको एल्कली मेटल्स मिलते हैं, आपको एल्कली अर्थ मेटल्स मिलते हैं। मतलब जब आप पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लेफ्ट चले जाओगे तो आपको अल्कली मेटल्स, अल्कली अर्थ मेटल्स, ऐसे आपको कुछ मेटल्स मिलेंगे। एंड दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। क्या यह बात समझ में आई? फिर उन्होंने बोला कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम राइट चले जाते हो तब आपको वहां पर ऑक्सीजन फैमिली मिलेगी। ऑक्सीजन फैमिली के बाद आपको हेलोजेंस मिलेंगे। दोनों गुंडे बदमाश लोग हैं, एक नंबर ये गुंडे। क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और इसी वजह से हाईली रिएक्टिव।
मतलब पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट साइड और राइट साइड गुंडों से भरा हुआ है, हाईली रिएक्टिव। पर ये बेचारे नोबल गैसेस टाइप है, ये बेचारे नॉन रिएक्टिव टाइप है। तो जूलियस थॉमसन ने बोला कि अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट चले गए तो हाईली रिएक्टिव, लेकिन हाईली रिएक्टिव कैसे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से। आप राइट चले गए तो भी हाईली रिएक्टिव, लेकिन यहां पर हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से। मतलब पीरियोडिक टेबल में तुम जब लेफ्ट से राइट गए तो पहले तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई कम हुई, और फिर बड़ी 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 क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा चला, पहले इलेक्ट्रो पॉजिटिव कम हुई और फिर धीरे से इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ना चालू हुई। तो पीरियोडिक टेबल के बीचों बीच आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखने चाहिए जो प्योरली नोबल हो, जो प्योरली नॉन रिएक्टिव हो, ना तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। लेकिन क्योंकि पीरियोडिक टेबल तब तक बन चुकी थी, इसीलिए जूलियस थॉमसन ने एक सजेशन दिया। शी सजेस्टेड टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप, एक नया ग्रुप बनाने के लिए बोला, नेम्ड एज जीरो ग्रुप। इसीलिए एक नया ग्रुप बनाया गया जिसको क्या बोला गया? जीरो ग्रुप। और फिर वहां पर रखे गए आपके ये एलिमेंट्स। सो देयरफॉर दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ग्रुप एलिमेंट। आप इसे जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोल सकते हो बिना किसी परेशानी के। फिर जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो प्योरली आपके मोजले अंकल ने जो बनाई, मोजले अंकल ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से बनाई। तो नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक में आने की वजह से पी ब्लॉक में रख दिया। लेकिन हीलियम का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, तो कायदे से तो हीलियम की पोजीशन ग्रुप 2 के साथ होनी चाहिए। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हुए, इसके नोबल गैस नेचर को देखते हुए, मोनो एटॉमिसिटी को देखते हुए, रिएक्टिविटीज को देखते हुए, इनर्टनेस को देखते हुए, इसको ग्रुप 18 के अंदर रखा गया, यानी कि आपके जीरो ग्रुप एलिमेंट के साथ रखा गया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो गाइस ये कुछ आपको नई बेसिक बातें पता चली इस एलिमेंट के बारे में, इन गैसेस के बारे में, इस ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में। तो गाइस इन सारी बातों को नोट कर लो। आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं पर पूछा जाएगा, लेकिन किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो तो आपको ज्यादा मजा आएगा कि यार ये चीज ऐसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी दूसरी चीजें चलाते आना चाहिए, भले काम की नहीं हो, पर आपको मालूम तो रहेगा क्या भैया मेरे को आता है तभी कोडिंग सीख पाऊंगा मैं। अलग अलग लैंग्वेजेस के बारे में बेसिक चीजें पता होती है। ठीक उसी तरह आपको इसका बेसिक पता चल गया, अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होगा इस चीज के बारे में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके गाइस, चलिए और कुछ कूल फैक्ट्स जानना चाहते हो इसके बारे में? चलिए बहुत बढ़िया, तो और कुछ कूल फैक्ट्स की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन लोग हैं जिन्होंने बेचारों ने बहुत मेहनत करी और इनके बारे में पता लगाया। तो गाइस सबसे पहले नाम आता है हेनरी कैवेंडिश। गाइस हेनरी कैवेंडिश एक ऐसे पर्सन थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज हम लोगों को उस समय पता था। तो इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन कुछ 79% और ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। तो जो 1% ऑफ गैस होती है उसमें मेजरली कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, लेकिन उसके अलावा क्या? तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन अलग करी, ऑक्सीजन अलग करी, उस 8% में से CO2 अलग करी, और उनको बहुत सारी गैसेस मिली, और उनको एक 1/20th पार्ट इनको और कुछ मिला, लेकिन ये उसको बेचारे फर्दर सेपरेट नहीं कर पाए। तो एटमॉस्फेयर में से नोबल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस मिस्टर, या आप जो भी बोल लो, सर हेनरी कैवेंडिश ने करी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी करना स्टार्ट करा, जिनने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करा,
तो आप नाम लिखेंगे हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने आइसोलेशन करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद लॉर्ड रेलेक, कुछ अजीब सा नाम है इनका, मैं स्पेल आउट करने की कोशिश करता हूं, मे भी सही हो स्पेलिंग, लॉर्ड रे लेग। एंड इनके साथ में एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर एस रामसे। फिर ये दो लोगों ने और ताबड़तोड़ स्टडी करना स्टार्ट किया और इन दोनों की ही वजह से हमें ये हीलियम नाम की गैस मिली। एक्चुअली लॉर्ड रामसे ने इस गैस की प्रेजेंस सन पर बताई थी और इसीलिए हीलियम गैस का नाम पड़ा हीलियोस से, विच मींस कोर ऑफ द सन, यानी सन के कोर में पाए जाने वाली गैस, इसलिए आपको हीलियोस नाम मिला। और रामसे वो पर्सन थे जिन्होंने प्रेजेंस ऑफ हीलियम डिस्कवर करी, प्रेजेंस ऑफ हीलियम ऑन अर्थ। तो इसलिए ये दोनों साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है, इन दोनों साइंटिस्ट की काफी तारीफ की जाती है। उसके बाद रामसे ने ही आर्गन के बारे में भी आइसोलेट किया। जो एक्सपेरिमेंट हेनरी कैवेंडिश कर रहे थे वो रामसे ने फर्दर, जिसको बोलना चाहिए, करके हमें बताया। और हमें बताया कि यार देखो, एटमॉस्फेयर में आर्गन नाम की भी एक गैस होती है जो प्योरली, जिसको बोलना चाहिए प्योरली क्या होती है, नोबल गैस टाइप होती है। इसीलिए रामसे को ही आर्गन के डिस्कवरी के बारे में भी बताया। और रामसे ने बताया था दैट आर्गन कंसिस्ट जीरो, या आर्गन इज प्रेजेंट, या आर्गन is present in 0.9% by volume in atmosphere, और इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, सर रामसे। तो गाइस देखो, आप इन लोगों की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हुई, ठीक है, कोई दिक्कत। देन तीसरा नाम आता है सर हिलेब्रैंड का, सर हिलेब्रैंड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि एक यूरेनियम नाम का जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका एक और होता है जिसका नाम है कैलेवाइट। इस ओर के अंदर ही फाउंड द प्रेजेंस ऑफ नियॉन, ही फाउंड द प्रेजेंस ऑफ नियॉन। तो नियॉन की प्रेजेंस के लिए हिलेब्रैंड प्रेजेंट, और नियॉन नाम आया, नियॉन इज फ्रॉम नियोस विच मींस न्यू। तो इनको नई नई एक गैस मिली थी, नया नया इनके लिए सब था। तो इन्होंने क्या करा, इस गैस को नाम दे दिया, मतलब इस गैस का नाम रख दिया गया नियॉन। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इस तरीके की बातें आपके सामने में लेकर आया। आई होप आपको मजा आया होगा इस चीज को पढ़ने में। तो हीलियस हो गया, नियॉन हो गया, फिर आर्गन नाम जब रखना जाने वाला था तो आर्गन को देखा गया तो आर्गन बिल्कुल मरी हुई गैस थी, किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया आर्गन, क्योंकि आर्गोस का मतलब होता है इनएक्टिव। आर्गोस का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, इसलिए इस गैस का नाम क्या पड़ गया, इनएक्टिव। समझ में आ रही बात मेरे प्यारे बच्चों को? क्या मेरे प्यारे बच्चों को इतनी चीज क्लियर हो रही है? क्या इसके अंदर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत? ठीक है। देन क्रिप्टॉन नाम कैसे आया? क्रिप्टॉन नाम आया क्रिप्टस वर्ड से। क्रिप्टस का मतलब होता है हिडन, जो छुपा हुआ हो। और आप लोग जानते हो ये सब बड़ी रेयर क्वांटिटीज में होते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इट इज प्रेजेंट इन वेरी रेयर क्वांटिटी, ये बहुत ज्यादा रेयर क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए इसका नाम, किसी का नाम न्यू रखा, किसी का नाम हिडन रखा, किसी का नाम इनएक्टिव रखा, लाइकवाइज आपके नाम रखते गए। एंड जेनॉन, जेनॉन नाम आया जेनोस से, which means stranger, don't talk to the stranger, don't talk to the stranger, stranger is danger, stranger, xenon means stranger, ठीक है। xenon का मतलब क्या होता है, stranger। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जरा इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। एक साइंटिस्ट का नाम और बचा है जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करी, उसके बारे में और बात कर लेते हैं। अर्नस्ट डॉर्न, अर्नस्ट डॉर्न नाम है इनका।
अर्न्स्ट डॉन, जिन्होंने इस रेडॉन के बारे में डिस्कवरी करी। बट पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अर्न्स्ट डॉन की। ये रब कर दूं क्या? वैसे तो स्क्रीनशॉट ले लिया तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। चलिए तो लास्ट साइंटिस्ट जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन याद होनी चाहिए, दैट इज अर्न्स्ट डॉन। अर्न्स्ट डॉन ने क्या किया, रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 होता है और मास 226 होता है, जब इसका रेडियो एक्टिव डीके किया तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक नई नाम की गैस, एक नई गैस बन रही है जिसका मास 222 है और एटॉमिक नंबर 86 है, और इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रेडॉन। ठीक है, क्या नाम रख दिया गया? रेडॉन। और साथ ही साथ में यहां से आपको हीलियम भी निकलता हुआ दिखा, तो रेडियो एक्टिव गैस होती है आपकी रेडॉन। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, रेडॉन ही वो एक गैस है, रेडॉन इज द ओनली नोबल गैस which is not present in atmosphere, which is not present in atmosphere। इस बारे में याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वो अकेली इकलौती गैस है जो एटमॉस्फेयर में होती नहीं है, बाकी सारी गैसेस दे आर फाउंड इन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर एक्सेप्ट आर्गॉन। एक्सेप्ट आर्गॉन क्यों? क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होता है। तो आर्गॉन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस, इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस अमंग नोबल गैसेस। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गई इसके बारे में एक बेसिक बातें, इनके प्रेजेंस के बारे में, ये कहां होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, और किस किस लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया इसको डिस्कवर करने में। तो गाइज आज का वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो रखते हैं। कल के वीडियोस में, कल के ही वीडियो में मैं इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी वगैरह जो भी होगी डिस्कस कर लूंगा, और एक वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें जेनॉन के फ्लोराइड्स और जेनॉन के ऑक्साइड्स कैसे बनते हैं और उनका क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आप मान के चलो अगले 2 वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस ही बनेंगे, आधे आधे घंटे के, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं बनेंगे, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट बना होगा नोबल गैसेस को लेकर, और काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी। तो मजा आया हो तो यार बताइए तुमको क्या करना है। चलिए गाइज, तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, आस्ता ला विस्ता गाइज। स्क्रीनशॉट लेके चले जाइएगा, बाय।